हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं रजनीकांत मिश्रा आप सभी को बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विषय समाजशास्त्र मेजर के 8वें यूनिट के टॉपिक सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक संरचना को पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। पहले वीडियो में जो सामाजिक संरचना से रिलेटेड था उसमें हम लोगों ने सामाजिक संरचना की अर्थ और परिभाषाओं को देखा, जिसके द्वारा हम लोगों ने ये समझा कि भाई सामाजिक संरचना ठीक शरीर संरचना अथवा भौतिक संरचना की ही भांति विभिन्न इकाइयों की क्रमबद्धता से मिलकर बनी होती है, जिससे समाज की या समाज के एक बाह्य स्वरूप का पता चलता है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग सामाजिक संरचना की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि आखिर सामाजिक संरचना की कौन कौन सी विशेषताएं ऐसी हैं जिसके आधार पर हम सामाजिक संरचना यानी सोशल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। तो अधिक समय नहीं लेते हुए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं सामाजिक संरचना की विशेषताओं पर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें इसकी पहली विशेषता जो उसकी परिभाषाओं के आधार पर निकल कर आती है कि सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। बाह्य स्वरूप का मतलब यह है यहां पर कि चूंकि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है और जब ये विभिन्न इकाइयां एक क्रमबद्ध रूप में एक व्यवस्था से जुड़ जाती हैं तो एक ढांचे का निर्माण होता है। ठीक है, और उस ढांचे में जो इकाइयों की क्रमबद्धता से बना है उसमें हम उन इकाइयों के कार्यों को सम्मिलित नहीं करते, बस उनसे बनने वाली जो एक बाह्य ढांचा है समाज का उसी का बोध होता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना से हमें समाज के बाह्य स्वरूप का बोध होता है। दूसरी विशेषता, सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। अखंड का मतलब होता है नॉन डिवाइडेबल। नॉन डिवाइडेबल कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक संरचना कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसे बांटा न जा सके। अर्थात सामाजिक संरचना चूंकि विभिन्न इकाइयों से इसका निर्माण होता है, अतः हम सामाजिक संरचना को विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना एक अखंड व्यवस्था नहीं है। ठीक, आगे तीसरी विशेषता में हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक संरचना में विभिन्न इकाइयां क्या होती हैं, अंतः संबंधित होती हैं, और उनके अंतः संबंधित होने से जो एक व्यवस्थित स्वरूप बनता है उसी को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। तो इससे हमें इस विशेषता के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना में विभिन्न इकाइयों के व्यवस्थीकरण से या उनके पारस्परिक अंतः निर्भरता या अंतः संबंध से जो एक व्यवस्थित ढांचा बनता है उसी को हम सामाजिक संरचना कहते हैं। ठीक है, चौथी विशेषता जो सामाजिक संरचना की है उसके अनुसार सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे शरीर की संरचना है, भौतिक संरचना है, उसमें हम जैसे शरीर की संरचना ले लेते हैं। अब शरीर की संरचना मान लीजिए भाई ये कोई शरीर संरचना है, ये हमारा सिर वाला भाग है, ये हाथ है, ये पैर है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम चूंकि ये विभिन्न इकाइयां हैं जो मिलकर क्या कर रही हैं, शरीर की संरचना को बना रही हैं, तो हाथ को हम हाथ के जगह पे और पैर को पैर के जगह पे, सिर को सिर के जगह पे व्यवस्थित करने पर ही शरीर के ढांचे यानी शरीर संरचना का निर्माण होता है। ठीक वैसे ही सामाजिक संरचना के अंतर्गत
जो इतनी इकाइयों से मिलकर उस संरचना, सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, वो सब एक निश्चित क्रमबद्धता में क्या होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली विशेषता जो है उसके अनुसार सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। एक अस्थायी अवधारणा का मतलब यह है कि चूंकि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है और वे विभिन्न इकाइयां एक दूसरे से क्रमबद्ध तरीके से जुड़ी रहती हैं, तो हम कह सकते हैं कि चूंकि वो एक व्यवस्थित ढंग से जुड़ी होने के कारण उनमें क्या पाया जाता है, वह स्थायी रूप से जुड़ी होती हैं। यानी उन इकाइयों में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उन इकाइयों में परिवर्तन होने के बावजूद संपूर्ण संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे शरीर की संरचना है, तो हाथ के संरचना में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है, हाथ मोटा हो जाता है, पतला हो जाता है, समय के साथ, उम्र के साथ लंबा हो जाता है, मजबूत हो जाता है, यानी उसकी संरचना में तो परिवर्तन हो जाता है हाथ की संरचना में। लेकिन जो संपूर्ण शरीर की संरचना है उसमें हाथ अपने जगह पे स्थायी है, पैर अपने जगह पे स्थायी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना भी एक स्थायी अवधारणा है। ठीक है, और अगली विशेषता यह है कि सामाजिक संरचना अमूर्त है। अमूर्त का मतलब होता है नॉन विजिबल। नॉन विजिबल कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक संरचना सामाजिक इकाइयों से मिलकर बना होता है, और सामाजिक इकाइयों में जैसे सामाजिक संबंध हो गया, सामाजिक एजेंसियां हो गई, संस्थाएं हो गए, प्रतिमान हो गए, परिस्थिति एवं भूमिकाएं हो गए, ये सब मिलकर व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से मिलने से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। और चूंकि ये सभी इकाइयां अमूर्त हैं, अर्थात भौतिक वस्तुओं की तरह दिखाई नहीं देती, इसे बस हम महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो इन अमूर्त इकाइयों से मिलकर जिस संरचना या सामाजिक संरचना का निर्माण होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अमूर्त होती है। ठीक है, चलिए अगली विशेषताएं देखते हैं। सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उपसंरचनाओं या अनेक उप इकाइयों से होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक संरचना किसी एक संरचना, एक इकाई से मिलकर नहीं बना होता, कई इकाइयों से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक इकाई की भी अपनी एक संरचना होती है। इसलिए कहा गया है कि सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है, संस्थाओं से होता है, परिस्थितियों से होता है, भूमिकाओं से होता है, इत्यादि से होता है। तो जैसे मान लीजिए संस्थाओं से, एक संस्था का हम उदाहरण लेते हैं, तो संस्था के द्वारा, संस्था में जैसे मान लीजिए एक व्यवस्था हम ले लें, जैसे बैंक या बैंकिंग जो एक संस्था है, उसके अनुसार आप उसमें देखते होंगे वो पूरे समाज का एक इकाई है। समाज में बैंक क्या है, एक इकाई है जो आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। वह अब बैंक की भी अपनी एक व्यवस्था है, एक संरचना है, जिसमें उसका मुख्यालय होता है, जिला मुख्यालय हो सकता है या मुख्यालय हो सकता है, केंद्रीय कार्यालय जिसको कह सकते हैं। उसके बाद उसकी उप शाखाएं होती हैं, फिर जोनल शाखाएं होती हैं, अलग अलग बटा होता है, अलग अलग शाखाओं में बटा होता है। ठीक है, वो अलग अलग क्या करता है, अलग अलग भागों में बटा होता है, और प्रत्येक को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए एक डिफाइन स्ट्रक्चर बना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि सामाजिक संरचना का निर्माण जिन इकाइयों से होता है उन इकाइयों की भी अपनी संरचना होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उपसंरचनाओं से होता है। ठीक है, अगली विशेषता देखते हैं। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होता है। कहने का तात्पर्य होता है कि जिस समाज में, जिस समाज से संबंधित सामाजिक संरचना होती है, उस समाज की, हर समाज, चूंकि प्रत्येक समाज की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं, वह स्थानीय प्रभाव को लिए होती हैं, विशेषताओं से जुड़ी होती हैं, तो उन स्थानीय विशेषताओं का प्रभाव उस स्थान या उस समाज की सामाजिक संरचना पर भी पड़ता है। कहने का मतलब आप देख सकते हैं, जैसे एक व्यवस्था है समाज की, जिसको हम संस्था है, जिसको हम विवाह कहते हैं।
अब विवाह की अपनी संरचना है, विवाह नामक जो संस्था है उसकी अपनी संरचना। विवाह जैसे भारत में उसकी जो भारत में जो अनुमोदित या कह सकते हैं सर्वमान्य प्रकार है विवाह का, उसका वह अलग है। वही विवाह का स्वरूप यूरोप में आपको अलग देखने को मिलेगा, और कह सकते हैं जो खाड़ी देशों में है उसका स्वरूप देखने को अलग मिलेगा। तो विवाह का स्वरूप या सामाजिक संरचना का स्वरूप प्रत्येक स्थान पर अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि चूंकि सामाजिक संरचना क्या होता है कि भाई संरचना बनती ही है लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो स्थान के हिसाब से अलग अलग स्थान की जरूरतें अलग अलग हिसाब से, इसलिए उसको पूरा करने के लिए जो संरचना और व्यवस्था बनाई जाती है वह भी अलग बनाई जाती है। तो चूंकि यहाँ पे सामाजिक संरचना है जिससे बाह्य ढांचे का बोध होता है, तो हम कह सकते हैं कि यह समाज या स्थान विशेष का इस पर प्रभाव होता है, ठीक है। अगली विशेषता देखते हैं। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद होता है। कहने का मतलब जितनी इकाइयों से मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण होता है वो सभी अपने पूर्व निश्चित स्थान पे व्यवस्थित होती हैं। कहने का तात्पर्य जैसे शरीर संरचना में हाथ का स्थान पूर्व निश्चित है, पैर का, सिर का, आंख का, नाक का, कान का, प्रत्येक इकाइयों और अंगों का स्थान पूर्व निश्चित है। ठीक उसी तरह से सामाजिक संरचना का भी निर्माण जिन इकाइयों से होता है उन सभी इकाइयों का स्थान पूर्व निश्चित होता है। अगली विशेषता देखते हैं कि सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। कहने का मतलब यह है कि समाज में जो संरचना पाई जाती है उनमें सामाजिक प्रक्रियाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपको पता होना चाहिए या आपको पता होगा कि सामाजिक संरचनाएं दो प्रकार की होती हैं। एक को हम कहते हैं सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं और दूसरे को कहते हैं असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। सहयोगी किसे कहेंगे? जो समाज की व्यवस्था को चलाने में सहयोग देते हैं, संगठन को मजबूत बनाते हैं, वो सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। और जो समाज के संगठन अथवा व्यवस्था को कमजोर करते हैं अथवा उसके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं या कह सकते हैं कि समस्या उत्पन्न करते हैं, वो होती हैं असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। ठीक, तो सहयोगी और असहयोगी का मतलब हो गया जो सहयोग देता हो, जो जिसमें सहयोग की भावना पाई जाती हो। असहयोग का मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें सदस्यों में असहयोग पाया यानी सहयोग न पाया जाता हो। जैसे इसमें हम कह सकते हैं अनुकूलन हो गया, एकीकरण हो गया, समाजीकरण हो गया, ये सारी चीजें सहयोगी हैं। जबकि असहयोगी में हो गया संघर्ष है, प्रतिस्पर्धा है, विद्रोह है, विरोध है। ठीक है, इन सब में क्या होता है? असहयोग पाया जाता है। तो यह सहयोगी, तो उन सारी प्रक्रियाओं का चाहे वो सहयोगी हो या असहयोगी हो, उन सबका सामाजिक संरचना में महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगली विशेषता, सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि चाहे समाज कोई भी हो, जहां समाज में एक तरफ संगठन पाया जाता है वहीं दूसरी तरफ प्रत्येक समाज में विघटन के तत्व भी विद्यमान होते हैं। ठीक है, और वो विघटनकारी तत्व ही उस सामाजिक संरचना में विघटन उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो समाज इन विघटनकारी तत्वों पर जितना अधिक नियंत्रण स्थापित कर पाता है वह सामाजिक संरचना उतनी ही मजबूत होती है, उतनी ही दूरगामी होती है। और जिन समाजों में इन विघटन के तत्वों को नियंत्रित नहीं किया जाता, कंट्रोल नहीं किया जाता, वह अपने स्वाभाविक रूप से विघटन उत्पन्न करती रहती हैं, तो उस समाज की संरचना में व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं और वह सामाजिक संरचना नष्ट हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व पाए जाते हैं। अंतर बस केवल विघटन के तत्वों की मात्रा का होता है कि वो कितनी मात्रा में किस समाज या किस सामाजिक संरचना में पाई जाती है। ठीक है, तो ये थी सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं, जिसमें हम लोगों ने देखा विभिन्न सामाजिक संरचनाओं में जो विभिन्न इकाइयां हैं उनकी भी अपनी उप संरचनाएं हैं, विघटन के तत्व पाए जाते हैं, इत्यादि इत्यादि विशेषताओं को हम लोगों ने समझा। अब आगे के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि सामाजिक संरचना के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं, यानी प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यानी टाइप्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। आपको पता होगा पार्सन्स एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, प्रकारवादी समाजशास्त्री। इन्होंने सामाजिक मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना के 4 रूपों का उल्लेख किया। कितनी रूपों का?
चार रूपों का। किसके आधार पे? सामाजिक मूल्यों के आधार पे। ये बात याद रखिएगा कि उन्होंने सामाजिक संरचना के चार रूपों का उल्लेख किया और आधार क्या था? सामाजिक मूल्य। और सबसे पहले जिन मूल्यों के आधार की पर बात होती है तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि चार प्रकार के सामाजिक मूल्य बताए। यानी कहने का मतलब है मूल्यों के आधार पर सामाजिक संरचना के चार रूप बताए और पहले उन्होंने सामाजिक मूल्य के चार स्वरूप माने। पहला वह स्वरूप जो था उसमें सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य। कहने का तात्पर्य यह है कि सार्वभौमिक यानी जो प्रत्येक समाज में, सारे समाज में फैले होते हैं और सभी लोगों पर लागू होते हैं। जैसे सच्चाई, ईमानदारी सभी समाजों में उत्तम गुणों के रूप में क्या किए गए हैं? स्वीकार किए गए। ठीक। दूसरा जो प्रकार उन्होंने बताया विशिष्ट सामाजिक मूल्य। कहने का विशिष्ट, जैसे ये सार्वभौमिक सारे समाज में पाए, ये किसी समाज में पाया जाता है, किसी समाज में। तो यहां पे कहा बताया गया है कि इन मूल्यों का जो प्रभाव होता है वो विशेष समाज तक ही सीमित होता है। उदाहरण के लिए पतिव्रत का आदर्श हिंदुओं में ही पूजा जाता है। ठीक है, ये हो गया विशिष्ट सामाजिक मूल्य। तीसरा है अर्जित सामाजिक मूल्य। इसका संबंध व्यक्ति के प्रयत्नों द्वारा प्राप्त किए गए पदों से होता है। अर्जित सामाजिक मूल्य का मतलब जिसमें व्यक्ति अपने प्रयासों द्वारा, अपनी कुशलता योग्यता के द्वारा प्राप्त किया गया जो पद होता है उससे संबंधित होता है ये मूल्य, उसे कहते हैं अर्जित सामाजिक मूल्य। और अगला है, अंतिम है, जिसको पार्सन्स बताता है प्रदत्त सामाजिक मूल्य। प्रदत्त मतलब जो आपको जन्म अथवा परंपरा द्वारा पहले से मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते हुए आपको मिला है, चाहे वो बाई बर्थ मिला हो, चाहे बाई ट्रेडिशन मिला हो, तो इसका संबंध उससे होता है। आगे हम लोग देखते हैं तो जो चार स्वरूप मूल्यों की बात बता दिया और उस चार मूल्यों के आधार पर उन्होंने क्या किया? सामाजिक संरचना के कितने रूपों का पहले ही बता दिए, चार रूपों का वर्णन किया। तो पहला था सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान का मतलब सार्वभौमिक वही यानी सारे समाज में, प्रदत्त मतलब जो वंश अथवा परंपरा के अनुसार दिए जाते हैं। तो इसमें देख लीजिए, इस प्रकार के प्रतिमानों में दो प्रकार के प्रतिमान पाए जाते हैं, सार्वभौमिक एवं प्रदत्त। ठीक है, कुछ समाज ऐसे हैं जिनमें प्रदत्त प्रतिमानों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाता है और ऐसे समाजों में परंपरागत आदर्शों एवं कर्तव्यों को या आदर्शों एवं कर्तव्यों की ओर अधिक झुकाव होता है। तो प्रदत्त प्रतिमान वाले समाज में या सामाजिक संरचना में किस तरफ झुकाव होता है? परंपरागत आदर्शों एवं कर्तव्यों की ओर अधिक झुकाव होता है। ठीक है, दूसरा जो उन्होंने प्रकार बताया सामाजिक संरचना का, उसमें उन्होंने बताया सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। सार्वभौमिक अर्जित मतलब सार्वभौमिक सारे समाज में जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत योग्यता कुशलता के आधार पर प्राप्त करता है। देख लीजिए इसको भी कि इस प्रकार के प्रतिमानों में भी सार्वभौमिक एवं अर्जित इन दो प्रतिमानों का समावेश होता है। इस प्रकार के प्रतिमानों में व्यक्ति के प्रयत्नों एवं गुणों द्वारा प्राप्त पदों को सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि पूंजीवादी समाज में संपत्ति के संचय एवं अर्जन को महत्व दिया गया है। वर्ग व्यवस्था इस प्रकार के समाजों की विशेषता है। ठीक है, तो ये सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। आगे देखते हैं, अगले में अगला जो प्रकार उन्होंने बताया विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। इसके अनुसार क्या है कि इस प्रकार के प्रतिमान रक्त संबंध व स्थानीय समुदायों पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? रक्त संबंध और स्थानीय समुदायों पर आधारित होते हैं। और इस प्रकार की सामाजिक संरचना में व्यक्तिगत गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है कि नहीं? दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत गुणों को अधिक महत्व दिया जाता है और सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए नैतिकता एवं प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किसी न किसी कार्य को करना आवश्यक माना जाता है। और ऐसी सामाजिक संरचना वाले समाज का उदाहरण स्पेन है। ये उदाहरण है स्पेन में। स्पेन में कैसी सामाजिक संरचना पाई जाती है? विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। ठीक है, आगे देखते हैं अगली विशेषता। अगला जो प्रकार सामाजिक संरचना का पार्सन्स ने बताया उसके अनुसार विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। विशिष्ट अर्जित प्रतिमान का मतलब जो विशेष समाज तक जिसमें व्यक्तिगत गुणों की बात हो, इस प्रकार के मूल्य सार्वभौमिक के स्थान पर विशिष्ट मूल्यों पर अधिक जोर देते हैं। कहने का तात्पर्य इसमें सार्वभौमिक मूल्यों की बात नहीं होती, ईमानदारी की बात नहीं होती है। ठीक है, ये नहीं कि आपकी ईमानदारी होगी, सच्चाई होगी, आप यहां पे विशिष्ट मूल्यों पर अधिक बल दिया जाता है। कहने के लिए उदाहरण के लिए जैसे परिवार, गोत्र, वंश का महत्व भारत एवं चीन में अधिक पाया जाता है, बाकी समाज में इसका महत्व उस सीमा तक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे सामाजिक संरचना के चार प्रकार। उसके अलावा
ये तो पार्सन्स के अनुसार थे। कार्ल मार्क्स ने भी संरचना के दो स्वरूपों का उल्लेख किया है। उसने एक को अधोसंरचना और दूसरे को अधिसंरचना माना है। अधो का मतलब होता है सुपर सब स्ट्रक्चर और अधिसंरचना का मतलब सुपर स्ट्रक्चर। तो कहने का तात्पर्य जैसे ये मान लीजिए अधि और अधो में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको समझ लीजिए। अधि मतलब होता है ऊपरी, अधि मतलब ऊपरी। तो ये जो ऊपर की संरचना बनी हुई है ये किस पे निर्भर है? नीचे वाले पे। तो अगर नीचे वाले में को तोड़ दें या परिवर्तित कर दें तो इसकी संरचना अपने आप क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ठीक उसी तरह से कार्ल मार्क्स कहता है कि प्रत्येक समाज जो अधोसंरचना होती है उसमें परिवर्तन होने पर अधिसंरचना अपने आप बदल जाती है। तो अधोसंरचना में किसको शामिल करता है देख लेते हैं कि यह किसी भी समाज का आधार होता है। आधार मतलब ये किसका है? आधार मैंने बताया ना, ये क्या है? ये आधार है जिसपे ये वाली संरचना क्या है? रुकी हुई है। तो ये समाज का आधार होता है और जिस प्रकार मकान की नींव होती है उसी प्रकार समाज की भी अधोसंरचना की भी, यहां भी लगा लीजिए, अधोसंरचना होती है। मार्क्स के अनुसार परिवर्तन अधोसंरचना में होता है। कहां होता है? ध्यान रखिएगा, मार्क्स के अनुसार परिवर्तन कहां होता है? अधोसंरचना में होता है। किसी समाज की अधोसंरचना मार्क्स के शब्दों में आर्थिक संरचना होती है। एक बात समझ में आ गया? मार्क्स ने पहला क्या कहा कि भाई अधोसंरचना में परिवर्तन होता है, अधिसंरचना में परिवर्तन नहीं होता है। और अधोसंरचना में किसको रखा उसने? आर्थिक संरचना को रखा है, जिसे उत्पादन की प्रणाली भी कहते हैं। उत्पादन की प्रणाली का मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। और अधोसंरचना को निम्न सूत्रों द्वारा दर्शाया जा सकता है। अधोसंरचना में क्या क्या होता है देख लीजिए। अधोसंरचना में जैसे आर्थिक संरचना, उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के साधन, ये तीन चीजें आर्थिक संरचना प्लस उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के साधन यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की शक्ति यानी प्रोडक्शन पावर, ये प्रोडक्टाइल पावर है, उत्पादन संबंध यानी प्रोडक्शन रिलेशन। तो ये सारी चीजें क्या है? अधोसंरचना का उदाहरण है। तो परिवर्तन किस में होता है? अधोसंरचना में होता है। ठीक। और अधोसंरचना के अंतर्गत मार्क्स ने किसको रखा? आर्थिक संरचना को रखा। ठीक। आगे देखते हैं अधिसंरचना। अधिसंरचना मतलब ऊपरी संरचना। यह किसी भी समाज की कैसी संरचना है? ऊपरी संरचना होती है जो अधोसंरचना पर आधारित होती है। ये ऊपरी संरचना होती है जो अधोसंरचना पर क्या होती है? आधारित होती है। अर्थात किसी भी समाज की संस्कृति, धर्म, परिवार, विवाह, राजनीति आदि की व्यवस्था को ही अधिसंरचना कहते हैं। क्लियर? तो आर्थिक संरचना को अधोसंरचना, जबकि संस्कृति, धर्म, परिवार, विवाह, राजनीति इत्यादि को क्या कहते हैं? इनको नोट कर लीजिए। इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? ये आपका अधिसंरचना है। क्या है? ये अधिसंरचना है, यानी सुपर स्ट्रक्चर है। तो परिवर्तन किसमें होगा? इसमें पहले होता है कि आर्थिक संरचना में पहले होता है? पहले आर्थिक संरचना में होता है, और जब उसमें परिवर्तन होता है तो ये अपने आप बदल जाते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा मार्क्स कहता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने इसकी विशेषताओं और इसके प्रमुख स्वरूपों को देखा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो सिलेबस दिया उसके अंतर्गत हम लोगों को इतना ही पढ़ना है। आगे के वीडियो में हम लोग इस यूनिट के अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।